हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, जिसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में स्टडी कर चुके हैं और अब हम लोग धीरे धीरे कैपेसिटर का स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं, आज हम जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है कंडक्टर के बारे में। आप लोगों ने अभी तक कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में जाना होगा। और आज के क्लास में हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली मैटर जो होता है वह एटम से मिलकर के बना होता है। आपको पता है एटम्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के सेंटर में होते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो बेसिकली कोई भी मटेरियल को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा कैटेगरी है सेमीकंडक्टर। हालांकि 12th के सिलेबस में तीनों कैटेगरी के बारे में है, तीनों कैटेगरी के बारे में जानना है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हमें अगले कुछ चैप्टर के बाद जानना है, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत। आज हम बेसिकली जो फोकस करेंगे वो करेंगे कंडक्टर पर, और इसके बाद अगले वीडियो में हम जो फोकस करेंगे वो इंसुलेटर पे करेंगे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। आज हम ये जानेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होता है कंडक्टर का इन इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन में प्रॉपर्टी कंडक्टर का क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दिख रहा है ऊपर, मटेरियल्स के 3 कैटेगरी हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टर्स जो होता है उसको कहते हैं, वैसे मटेरियल्स को कहते हैं which has large number of free electron to move inside the material, मतलब कंडक्टर उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करने के लिए। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को जो मूव करता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी। कंडक्टर के पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करता है। ठीक है, मतलब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं होते हैं, वह इजीली मूव कर सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन हाँ, कंडक्टर से बाहर, मटेरियल से बाहर मूव नहीं करते, कंडक्टर के अंदर वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं इनसाइड। अब क्यों मूव करते हैं, इसका कारण है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। थर्मल एनर्जी का मतलब हुआ हीट एनर्जी, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है और कंडक्टर के अंदर का टेम्परेचर होता है, दोनों के डिफरेंस की वजह से वह क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं इनसाइड द मटेरियल। यहाँ तक बात। अब जनरली जो है मेटल्स जो हैं वह कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर, ये चीजें आपको पता है। अब बात आ जाती है इंसुलेटर किसको कहते हैं। आपने कंडक्टर तो समझ गया, विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव। इंसुलेटर में जो होता है, इट हैज ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब लगभग, मतलब बहुत कम होते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह पैरेंट एटम से जुड़े होते हैं, पैरेंट एटम्स को छोड़ते नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंसुलेटर डज नॉट लीव द पैरेंट एटम। अब पैरेंट एटम क्या, आपको पता है कि कोई भी मटेरियल जो है एटम्स से मिलकर के बना हुआ है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैरेंट एटम को छोड़ देते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्येक एटम, इंडिविजुअल एटम का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वह अपने आप को छोड़ते नहीं, मतलब एक साथ ही रहते। उसके पास, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते इनसाइड द कंडक्टर, या फिर कह सकते हैं कि पैरेंट एटम के अंतर्गत इसके पास जो होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं पैरेंट एटम को लीव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव पैरेंट एटम। ठीक है, और जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। आप एक्सेप्शन में एक ले लेते हैं, मरकरी को ले लीजिए, जो कि नॉन, ये कंडक्टर है। ठीक है, और
आयोनाइज्ड गैस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कंडक्टर इंसुलेटर का। अब हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके लिए चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर जो होता है एट 0 केल्विन पे बिहेव्स करता है लाइक इंसुलेटर। किस पर? 0 केल्विन पर बिहेव्स करता है लाइक इंसुलेटर एंड एट हाई टेम्परेचर behaves like insulator and conductor। यानी कि हम कह सकते हैं, शॉर्ट में आप कह सकते हैं, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, it has less free electron as compared to conductor। ठीक है, as compared to conductor। एट 0 केल्विन पे क्या होता है? बिहेव्स करता है लाइक इंसुलेटर एंड हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर की तरह भी कर सकता है, कंडक्टर की, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर रहती है। फिलहाल अभी के लिए इतना आप जान लीजिए। आप लोग जब इस चैप्टर में आएंगे तो इसके बारे में और बातें करेंगे। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन। ठीक है, गैलियम और सारे एग्जाम्पल आएंगे तो आपके बारे में बात इसी। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोगों का मुद्दा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो अब हम ये जो मोटा मोटी हम इसके बारे में जान लिए कि मोटा मोटी इसके बारे में आप भी जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा नहीं जानते होंगे, तो आज मोटा मोटे ही जान लिए। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इस दोनों के बिहेवियर में कुछ चेंजिंग है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं अब इन डिटेल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को आज जानेंगे। तो हम इसे मिटा देते हैं। कंडक्टर के बारे में आपने मोटा मोटी बात को जाना, तो सबसे पहले कंडक्टर की तरफ चलते हैं और इंसुलेटर की तरफ चलते हैं। जो आपने मोटा मोटी जाना उसी से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इसको अप्लाई करेंगे। देखते हैं जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लेकर के जाते हैं तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम कंडक्टर को एक साइड में लेकर के चलते हैं, एक साइड में इंसुलेटर को लेकर के चलते हैं। देखते हैं इस दोनों में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, आप सपोज कीजिए ये कंडक्टर है। कंडक्टर है तो आपने क्या जाना कि इसके पास में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये कंडक्टर से इसके पास ये कोई क्या है, कंडक्टर है, इसके पास इसके इंटीरियर पार्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहे हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा? जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाएंगे, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत हमने लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E0 से लिख लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ होने वाला है। जब हम कंडक्टर को इसके अंतर्गत लाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, तो क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनी कंडक्टर kept under electric field? What happens when any conductor is kept inside electric field, under electric field? तो देखिए क्या होगा, जब इस कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रख दीजिएगा, तो इसके अंदर जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तब बचा किया पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत ले जाने में इसके चार्ज का क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट कर गया। ठीक है, सपोज कर सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ नेगेटिव चार्ज को ऐसे भी सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पर जब आपने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, आप कंडक्टर का ऐसा भी डिफिनेशन दे सकते हैं, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इन विच चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह सकते हैं अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। चार्ज को आपने देखा कि जितने भी चार्जेस थे, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, ये सारे चार्ज। अब देखते हैं इंसुलेटर में क्या होगा। चलिए इंसुलेटर को समझने की कोशिश करते हैं। अब इंसुलेटर में जो होता है, इसके बारे में, इसके पास तो आपने जाना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में लेकर के जाइएगा तो कुछ यूं होगा। सपोज कीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, सेम कंडीशन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में लेंगे। E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होगा। आपको मैंने बताया कि जब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में लाएगा तो ये कुछ इस तरह होगा, पॉजिटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये मतलब इलेक्ट्रॉन का तो शिफ्टिंग होगा लेकिन अपने पेरेंट एटम को लीव नहीं करेगा। मतलब आपको पता है कि किसी एटम के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अपने पेरेंट एटम को वो छोड़ेगा नहीं। इसमें देखिए सारे एटम्स को वो छोड़ दिया और इसमें क्या, जिस एटम के अंदर वो है उसी एटम में रहेगा लेकिन चार्जेज क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। इस तरह का घटना इसके अंतर्गत आएगा। और इंसुलेटर में कैसे इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे रहेंगे। इस तरह से। तो ये सारे क्या होंगे, एक डायरेक्शन में। हालांकि इंसुलेटर के भी टाइप्स होते हैं, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। ये जनरली मैंने बता दिया कि सपोज कीजिए ऐसे, तो वो क्या कर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर गए। ठीक है, मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। तो जब इंसुलेटर का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार से बात करेंगे, तब बताएंगे। इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका क्या नाम होता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस EI लिखते हैं, इसको कहें। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी EI को हमने क्या लिखा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों इंड्यूस्ड हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये घटनाएं जनरली, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन कंडक्टर के अंदर ये घटनाएं होती। जैसे आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में लाइएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होंगे, जिसके कारण कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, कई डेफिनेशन दे सकते हैं। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाए। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी इंड्यूस्ड हो, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर सारे के सारे चार्ज पोलराइज हो जाते हैं। जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज हैं उधर की तरफ। ठीक है, तो आप एक डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ मटेरियल इन विच चार्जेज आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इसको आप कंडक्टर कह सकते हैं। इंसुलेटर में आपको बताया कैसा होगा। तो आपने ये चीज़ें कंडक्टर के बारे में आप लोगों ने जान ली। ठीक है, इसके बाद यहीं से हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ध्यान रखिए, मैं जितनी भी बातें आज कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में करूंगा वो सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब चार्जेज क्या होंगे, एट रेस्ट में होंगे, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे तो आप इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर चार्ज का फ्लो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत सारी बातें होंगी।
तो जितनी भी बातें हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंतर्गत, हम इस चार्ज की प्रॉपर्टी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को आज जानने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को जानेंगे। और आपको जो मैंने क्या बताया सेमीकंडक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा वेट करेंगे, उसमें भी समय लगेगा, लेकिन उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिलहाल हम कल इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। हमने एक टाइप इसका लिखा है और एक टाइप होता है, मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन को सजा दिया, लेकिन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होता है, अलाइन हो जाते हैं। ये जैसे तैसे होते रहे, जैसे तैसे होते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के बाद ऐसे हो जाते हैं, सारा अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करूंगा। आज हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में रिव्यू हमने दिया। अगले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। चलिए, तो आज आप लोग फोकस कीजिए कंडक्टर पे, ठीक है। आज अगर इंसुलेटर को भूल भी जाइएगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी कंडक्टर का लीजिए, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। आप लोग हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। आप ये हेडिंग दे सकते हैं। पहला कंडीशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। सारी बातें किस कंडीशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर। अब इस बात को यहीं से समझ लेते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि चार्जेज जो हैं, सारे चार्जेज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे चार्ज का, ऐसा तो नहीं है कि एक बार में ही चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। चार्ज यहाँ पर दोनों साइड, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं, जैसे जैसे चार्ज का अरेंजमेंट होते जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है। और एक समय इतना बढ़ जाता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट के इक्वल हो जाता है। मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको तो पता है इस दोनों का डायरेक्शन जो है डिफरेंट है, एक दूसरे का अपोजिट है। आपको पता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर, इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाता है। मतलब पूरे चार्ज क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो सारे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुए।
और आपको क्या बताया गया है कि ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है। ऐसा नहीं है कि आपने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लेके गया, बहुत धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता है। ये होता बहुत फास्टली होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये आपको हेडिंग दिलवाया। तो ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? जीरो होता है। अब दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, और कह सकते हैं परपेंडिकुलर, दोनों एक ही चीज हुआ। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होता है? नॉर्मल होता है। किसके? सरफेस के। परपेंडिकुलर होता है या फिर नॉर्मल, दोनों बात एक ही है। जैसे मान लिया जाए कोई सरफेस है, ऐसा सपोज कीजिए कि ये सरफेस आपने ले लिया, थोड़ा सा रेगुलर लीजिए जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, सपोज इसमें भी तो नहीं होगा लेकिन आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे जो होगा परपेंडिकुलर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपने, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल होगा। जैसे ये सरफेस, कोई दिक्कत? नॉर्मल की तरफ परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब ये। अब क्यों होगा इसका रीजन? सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। एक सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, क्यों होगा मैं इसका रीजन बता रहा हूं। अगर बताइए, सपोज कर लिए कि आपने थीटा एंगल बना रहा है, तो इस सरफेस पे एक कंपोनेंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा ई साइन थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। ई कॉस थीटा जो है वह टेंजेंट टू द सरफेस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब जब ये टेंजेंट टू द सरफेस हो जाएगा, ई कॉस थीटा, दैट मीन्स ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि आपको पता है कि सरफेस पे जो चार्ज है वो मूव करना चालू कर जाएगा। लेकिन आप किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं क्या? लेकिन यहां पर अगर ये थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा जो कि टेंजेंट टू द सरफेस हो जाएगा, ड्यू टू विच चार्ज विच लाइज एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मूव्स, स्टार्टेड टू मूव। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे इज ऑलवेज नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
आप। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। मिटा दे इसको। आपने दो प्रॉपर्टी जाना। एक प्रॉपर्टी जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। दूसरा प्रॉपर्टी जाना इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब तीसरा प्रॉपर्टी जान लीजिए, नो एक्सेस चार्ज lies inside the conductor. No excess charge, no excess charges lie inside the conductor. ठीक है, मतलब कोई एक्सेस चार्जेज इनसाइड द कंडक्टर नहीं रहते, लाई नहीं करता। ठीक है, या कैप नहीं कर सकते। जो भी चार्ज आप कंडक्टर को दीजिएगा वो क्या होगा, सरफेस पे मूव कर जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। सपोज कीजिए कि ये हमारा ये कंडक्टर है। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है एक, हमने इसके अंदर चार्ज दे दिया। ठीक है, चार्ज दे दिया। जब चार्ज दे दिए, ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आपको क्या पता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। आप इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बनाइए इनसाइड द कंडक्टर, जस्ट सेटअप। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि इसके अंदर नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नेट फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। नेट फ्लक्स जीरो होंगे तो बाय गॉस थ्योरम आप कह सकते हैं चार्ज उसके अंदर क्या होगा, जीरो। तब चार्ज इसके इनसाइड दे दीजिएगा तो क्या होगा, ये चार्ज क्या होगा, यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, और ये माइनस क्यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक, तो आउटसाइड द कंडक्टर सरफेस पे चार्ज चला गया। ये चार्ज जो आपने दिया था वो कहाँ चला गया, सरफेस पे चला गया। कोई दिक्कत? तो क्या कह सकते हैं, सो चार्जेज लाई ऑलवेज एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब चार्ज जो है कहाँ पे ला करते हैं, सरफेस पे ला करते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पहले भी इसके बारे में चर्चाएं हो चुकी है, जब हम लोग सॉलिड कंडक्टिंग की वजह से सेल की वजह से हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, तो वहाँ पे ये बातें कर चुके थे कि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज ला करता है। आज जान गया क्यों करता है चार्ज ला। तो तीसरा पॉइंट आपने क्या जाना कि कोई भी एक्सेस चार्ज जो है इनसाइड द कंडक्टर हम कैप्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको भी कैप्ट करेंगे वो कहां चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। यानी कि चार्ज जो है लाई करते हैं कंडक्टर के सरफेस पे। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक पे आ जाते हैं, अगली प्रॉपर्टी इसकी जान लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसको जान लीजिए। छोटा छोटा प्रॉपर्टी है,
अब आप जानिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोग पीछे का वीडियो लेक्चर सही से देखे होंगे, पढ़े होंगे, अगर कुछ याद होगा तो इसके बारे में भी डिस्कस हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट from surface to inside the conductor. मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड द कंडक्टर। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट होल वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड part of conductor including surface of conductor। कोई दिक्कत? पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है होल वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड पार्ट ऑफ द कंडक्टर इंक्लूडिंग सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इसका भी रीजन जान लीजिए। अब आपको थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की तरफ लेके चलते हैं। E इज इक्वल टू आपने माइनस डेल वी बाय डेल आर पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है? मैंने उस समय भी इसका डिस्कस किया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि E जो है रेशियो है पोटेंशियल और डिस्टेंस का, है या नहीं है? अब E इज इक्वल टू, आपको पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। जब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यानी कि ये भी कांस्टेंट होगा। आपको पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि भी कांस्टेंट रहा होगा तब तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्या भी कांस्टेंट रहा होगा तब तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। यहां से बात क्लियर हो रही। अब देखते हैं, अब इसको कैसे पीछे समझें। आपको पता है कि जब हम सेल का पोटेंशियल निकाल रहे थे तो इनसाइड के केस में जब हम कंडक्टिंग का निकाले थे, सॉलिड कंडक्टिंग का केस था, थिन स्फीयर था उसके कंडक्टिंग का केस था, नॉन कंडक्टिंग का केस था। आपको पता है कि थिन सेल में क्या होता था, कंडक्टिंग रहे चाहे नॉन कंडक्टिंग रहे, दोनों में क्या होता था? चार्ज कहाँ ला करता था? सरफेस पे। तो उस सब पे आपको जो पोटेंशियल पढ़ा था वह KQ/R पढ़ा था, इनसाइड पार्ट में भी और सरफेस पर भी। आप देख लीजिएगा पीछे, यानी कि कांस्टेंट होता है पोटेंशियल कहाँ पर? फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड द कंडक्टर। ठीक, यानी कि होल ये पूरे, मतलब यहाँ पे सपोज इसका रेडियस सपोज कुछ ले लीजिए या फिर कुछ ले लीजिए, तो यहाँ ये पूरा पार्ट में और यहाँ पर ये सारे पार्ट में क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा? सेम होगा। चलिए, कोई दिक्कत? अगले प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम मार्कर को थोड़ा इंक दे देते हैं। चलिए,
चलिए चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। मिटाना है इसको। हालांकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके, बस उस सबों को कलेक्ट करके हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। चलिए पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको याद आ गया होगा कि सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। एक सपोज कीजिए एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए एक कंडक्टर ले लिए। इस कंडक्टर का मैंने बताया कि एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ से यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। सपोज कर लेते हैं इसका एरिया डेल्टा ए, ठीक। अब जो है आपको पता है कि यहाँ से फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है नॉर्मल होता है सरफेस के चार्ज कंडक्टर का। आपको पता है एक और चीज़, एरिया भी जो होता है आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डेल्टा ए। अब कहिएगा सर इस सरफेस किससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी तो एरिया है, लेकिन आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको बताया गया ये भी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स, जो इसको टोटल फ्लक्स जो होंगे वो क्या होगा, यही फ्लक्स होगा इस सरफेस से जो पास करेगा। और आपको पता है चार्ज इसके अंदर कितना है, सिग्मा, इस एरिया के अंदर सिग्मा डेल्टा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा ए से डेल्टा ए कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं, मैंने प्रूफ कर दिया इसे, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एनसीईआरटी किताब में एन कैप लिखा हुआ है। अब एन कैप का मतलब हुआ, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। आपको पता है कि पहले ही जाने कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। कोई दिक्कत? तो आप जान जाइए कि किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? यहां पे एन कैप दे देती, वेक्टर दे दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग एक लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं और इस क्लास को आज एंड करते हैं। आज का क्लास थ्योरेटिकल क्लास था, बस आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, जो पीछे का ही कॉन्सेप्ट है बस इसको कलेक्ट कर दिया। कल का क्लास भी अच्छा क्लास होगा, तो फिलहाल कल के क्लास से पहले आज के क्लास की छोटी सी बातें और जान लेते हैं। छठी प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक, छठा प्रॉपर्टी क्या है? सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर हमने लिया है, ठीक, ये कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर के अंदर हमने एक कैविटी काट लिया। क्या काटा? कैविटी। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप कंडक्टर पे, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, कुछ भी हो, लेकिन इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा और इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या होगा? इस कैविटी के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज भी जीरो होंगे। ठीक है, और इस फिनोमेना को कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, this condition is called ठीक है, आप एनी कैविटी inside a conductor is unaffected due to unaffected from outside charge or electric field.
एनी कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर इज अनइफेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब या फिर आउटसाइड में चार्ज हो या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ आउटसाइड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहने का ये हुआ कि यहां पर सपोज कीजिए क्यू चार्ज भी है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इनसाइड द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, चार्ज भी जीरो होंगे। लेकिन जब आपने कैविटी काट लिया तो इस कैविटी के अंदर ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी कि ये कैविटी पूरा सील्ड हो गया, यानी कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये आउटसाइड सरफेस के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, पूरा सेफ रहेगा। इसके अंदर हमेशा क्या होगा, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और चार्ज भी जीरो होंगे। इस बात को आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है लाइटनिंग वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर वो पूरी गाड़ी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, आप गाड़ी के अंदर हैं, तो आपको उस लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का यूज करके बहुत सारे डिवाइसेज बनाए जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि कंडक्टर के अंदर जो हमने कैविटी कट किया है, उस कैविटी वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आउटसाइड सरफेस पे कितना भी चार्ज है, कुछ भी है, वो इफेक्ट नहीं करेगा। इस फेनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इज द फेनोमेना in which there is no effect of any charge which lies outside of the conductor चार्ज जो लाइज कर आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, किस पर, टू द कैविटी, ठीक है। तो कोई भी इफेक्ट कैविटी पर, कैविटी के अंदर नहीं पड़ता है, चार्ज बाहर में है नहीं है उससे, ठीक है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो ये था प्रॉपर्टी, और इसके बारे में हम लोगों ने आज जाना। ठीक है, या फिर अनइफेक्टेड कह सकते हैं। इसको आप और अच्छा लिखना चाहते हैं, कंडक्टर इज शिल्डेड कह सकते हैं, रिमेन शिल्डेड। या फिर शिल्डेड कहिए, अनइफेक्टेड कहिए, बात बराबर है, ठीक है। एनी कैविटी inside a conductor is remain shielded और unaffected from outside charge और electric field, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो ये चीजें था आज के क्लास में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल कहते हैं, इंसुलेटर के बारे में हम लोग जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे, जिसको आज हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा होंगी, और डाइलेक्ट्रिक थोड़ा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कैपेसिटर में भी यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।